हाय एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है कृषि। तो आज हम उसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। जूट को पटसम एवं सुनहरा रेशा भी कहते हैं, और आप इसे याद रखिएगा। और जूट का जो जूट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में पाया जाता है। और ज़मीनों की सीमाओं में फेरबदल करना चकबंदी कहलाता है। यानी जैसे जो ज़मीन होती है, यानी जो सीमा होती है, जैसे है ना वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका फेरबदल करना, यानी उसको इधर उधर, यानी इतना हमारा है इतना तुम्हारा है, ये सब करना चकबंदी कहलाता है। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 के आसपास हुई थी। जब हमारी हरित क्रांति आई तो उसमें किसानों को बताने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, और इसमें किसानों को बताया जा रहा था कि आपको जो उर्वरक है, कीटनाशक है, उसे कितनी मात्रा में कैसे डालना है, कितने बड़े खेत में कैसे डालना है। तो इजराइल में बिना पानी की खेती होती है। तो आप कहोगे कि बिना पानी की खेती असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो जो इजराइल में बिना पानी की खेती, यानी इजराइल के जो लोग होते हैं ना, वो एक उनके पास टेक्नोलॉजी है कि जिस टेक्नोलॉजी से वो अपने खेतों में उस टेक्नोलॉजी को उस मशीन को रख देते हैं और ऊपर एक झिल्ली से लगा देते हैं। और जो इजराइल की जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है, और वो ज़मीन में से पानी को अवशोषित करके उसे भाप बना के उड़ा देती है। और जो झिल्ली होती है वहाँ पर भाप के पानी बुलबुले बन जाते हैं, और वो बुलबुले धीरे धीरे उस फसल में गिरते हैं, और जिससे वहाँ पर फसल होती है। तो हरित क्रांति 1960 से 70 के बीच में आई थी, और इसे लाया कौन था, तो इसे लाने वाले जो हमारे थे वो थे MS स्वामीनाथन थे। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है और पूछा भी जाएगा। हरित क्रांति अनाज को बढ़ाने के लिए हुई थी, तो ये कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गई, जैसे पंजाब, हरियाणा और हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, ये आसपास ही सीमित रह गए और इसके आगे नहीं बढ़ पाई। तो जो अनाज का उत्पादन होता है ये इन्हीं राज्यों में ज़्यादातर होता है। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई थी। तो आप भी इसे याद रखिएगा। तो जो अमूल कंपनी है ना, तो अमूल कंपनी इस श्वेत क्रांति में ही आई थी, और इसने भी दूध का जैसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन किया। और यह क्रांति गुजरात में वर्गीस कुरियन तथा उनकी कंपनी अमूल के द्वारा किया गया था। मैंने आपको बताया ना कि अमूल कंपनी के चलते श्वेत क्रांति आई थी, और अमूल कंपनी के जो मालिक है उनका नाम है वर्गीस कुरियन। आप इसे याद रखिएगा, और ये पेपर में पूछा भी जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, और यह क्रांति 1965 में हुई थी। तो जो श्वेत क्रांति है ना, इस क्रांति से आने से जो किसान थे, यानी जो ग्वाले थे, जिनके पास गाय थी, भैंसें थी, उनका जो व्यापार है, उनका जो रोज़गार है ना, उन्हें रोज़गार मिलने लग गया। क्योंकि जो हमारे वर्गीस कुरियन थे, इन्होंने उन लोगों से कहा कि आप अपने गाय भैंस का दूध हमारी कंपनी में ला के दो, और उसके बदले हम आपको पैसे देंगे। तो जिससे जो किसान थे वो उन्होंने अपने गाय भैंस के जो दूध थे वो कंपनी में ला के देने लगे, जिससे उनको अभी रोजगार हो गया और उनके अभी पेट पर्दा चलने लगा। और पीली क्रांति, यह तिलहन यानी सरसों की फसल से संबंधित है, और महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना अत्याधुनिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। आप इसे याद रखिएगा। वैसे तो ये इस हिस्ट्री का है, बट फिर भी आप याद रखिएगा कि पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जो पीली क्रांति होती है ना, वो सरसों के लिए आई थी कि सरसों का भी उत्पादन ज़्यादा हो, जिसके कारण तेल का उत्पादन बढ़ सके। तो हमारे देश में एक अकाल पड़ा था जो बहुत बहुत बड़ा अकाल था। वो हमारा बंगाल का अकाल है, वह 1944 में पड़ा था। तो जब अंग्रेज
जो का शासन था हमारे देश पे, और हमारा देश गुलाम होना हुआ मतलब गुलाम था और आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तभी ये बंगाल का अकाल पड़ा था और इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई और जो इंसान थे ना वो जिंदे कंकाल बन जाते थे, इतने सूखे हो जाते थे वो। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम आगे और पढ़ते हैं और हमारा थोड़ा सा चैप्टर है। तो हमारा आगे है, खाद्य सुरक्षा के 2 प्रकार होते हैं। पहला बफर स्टॉक, दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो जो खाद्य सुरक्षा होती है यानी जैसे जो गेहूँ और चावल होते हैं, तो आपने कभी कभी समाचार में सुना होगा कि इस इलाके में बारिश हुई और इस बारिश के कारण यहाँ पर इतने गेहूँ जो है वो ख़राब हो गए। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो सरकार ने व्यवस्था करी है बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। तो सरकार द्वारा बनाई गई संस्था फूड कॉरपोरेशन थी और इसमें ही हमने बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्णय लिया था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पतंग नगर में हुई थी। तो जो हमारा पतंग नगर एक इलाका है, वहाँ पर हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये पहला विश्वविद्यालय बना था। और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इस विश्वविद्यालय में जो किसान थे और किसान के जो बेटे थे उन्हें शिक्षा दी जाती थी कि आपको खेतों में कितने उर्वरक डालने, कितने बड़े खेत में कैसे उर्वरक डालने हैं और कैसे बीजों का प्रयोग करना है। अपने यहाँ के बाज़ारों के दुनिया के बाज़ारों के साथ जोड़ने पर सामान का लेन देन होता है, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जो अलग अलग कंपनी की, जैसे मैं कार का ही उदाहरण लेता हूं, तो जो अलग अलग कंपनी की होती हैं वो अलग अलग देशों से होती हैं। तो जो हमारे जो देश के जो कार होती हैं वो हमारे मार्केट में बिकती हैं और दूसरे देश में जाके भी वो उनके मार्केट में बिकती हैं, लेकिन जो दूसरे देश की कार होती हैं वो वहाँ पर भी बिकती हैं और वो हमारे मार्केट में भी बिकती हैं। तो इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो कच्चा माल की मुख्य वस्तु कपास थी। तो जो मैं आपको पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया है कि कपास को हम रुई भी कहते हैं और जो कपास है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना के आसपास बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और जो कपास होती है ना, कपास को हम रुई, और ये काली मिट्टी में बहुत अच्छी उपज इसकी होती है। भारत को जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। तो जो जूट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है, तो बांग्लादेश में उगता है और बांग्लादेश के आसपास कौन सा राज्य है, हमारा पश्चिम बंगाल है। तो इसीलिए भारत का सबसे जूट उत्पादक देश हमारा पश्चिम बंगाल है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को महुआ के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। कपास की खेती के लिए 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। यानी मैं आपको पाला रहित बता दूं कि जो ठंड पड़ती है ना, तो वो काफ़ी तेज़ ठंड पड़ती है जिससे हाथ पैर जो होते हैं वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो मतलब काम बहुत कम करते हैं, जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं। तो जो वहाँ के खेत होते हैं उसे 210 दिन लगभग जो होता है हमारा 6 से 7 महीने तक उसे पाला रहित होना पड़ता है, जिससे कपास की जो खेती होती है वो अच्छी होती है। तो आंध्र प्रदेश तंबाकू फसल के उत्पादन में अग्रणी है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू की फसल उगाई जाती है और आंध्र प्रदेश में तंबाकू की फसल अच्छी उगती है। तो सिल्क की किस्म मलबरी, मूंगा, ईरी है। आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। रबर की खेती के लिए केरल राज्य जो हमारा है उसमें अच्छी रबर की खेती होती है और वहाँ पर रबर अच्छे मात्रा में पाई जाती है। उड़ीसा में चावल एवं जीविका फसल का उत्पादन ही होता है। तो जीविका फसल मैं बता दूं कि इसमें केवल जो किसान होता है वो अपने घर वालों का, परिवार वालों का पेट भर लेता है और अगले साल के लिए उसमें मतलब जो फसल होती है फसल के दानों को बचा पाता है, बस उसे बेचने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो ये केवल उड़ीसा में ही होता है, केवल उड़ीसा के किसानों के साथ ही ऐसा होता है। भारत को कपास के पौधे का मूल
स्थान महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश को माना जाता है। मैंने आपको पहले बताया था और मैंने यहाँ पर लिखा भी है। भारत में हरित क्रांति 1967 में हुई थी, यानी ये मतलब कन्फर्म ये डेट है। और आप ये भी लिख सकते हैं पेपर में कि 1960 से 1970 के बीच में हुई थी। तो जो विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन भारत करता है और कहवा फसल की खेती के लिए ढलान आवश्यक है। यानी जो कहवा एक प्रकार की फसल होती है और इसके लिए पहाड़ी इलाके जैसी मिट्टी चाहिए। तो ये केवल पहाड़ों में ही होती है, जैसे पठारों में हो गई, और ठंडे इलाके में नहीं होती है, बस पठारों में ही होती है। तो रेशम के कोकून से रेशम प्राप्त होता है। ये रेशम का जो कोकून होता है ना, ये कीड़ा होता है जो हम अपने शरीर से रेशम हमें प्राप्त करवाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लीजिएगा, तो आपका ये चैप्टर है वो पूरा कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।